बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बात करेंगे इस वक्त की जो टॉप स्टोरीज़ हैं और बड़ी यानी वो ख़बर है जो तमाम पाकिस्तानी सुनना चाहते हैं। वो एक तो ये हम देख रहे हैं कि हुकूमत का आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है। और ये सब्सिडी कैसे दी जाएगी, बहुत से लोग खुश तो थे, लेकिन जब उन्होंने ख़बर पढ़ी तो उसके बाद वो मायूस हो गए कि हुकूमत जो है वो किस तरफ चल पड़ी है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन ना लगवाने के ख़िलाफ़ अगेन एक शामत आई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो डाटा है अभी तक उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी सामने आई हैं और कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए मज़ीद क्या जो है वो उनके लिए मुश्किलात होंगी, किस किस कहाँ जा सकेंगे, कहाँ नहीं जा सकेंगे। काबीना अरकान ने काबीना ने जो है ना आज अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहों के हवाले से जो उनके पास एक बिल मौजूद था उसको मुस्तरद कर दिया। क्या है कि अभी फ़िलहाल पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहुत बड़ा दचका लगा है। अगेन मुस्लिम जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है फेडरल में और मुख्तलिफ सूबों में, यानी अगर हम टोटल 7 इकाइयों की बात करते हैं, जब हम स्टेट की बात करते हैं जिसमें फेडरल यानी इस्लामाबाद, 4 सूबे हैं और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, यानी 7 में से इस वक्त 6 में मुस्लिम तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सिवाय सिंध के बाकी 6 यानी पंजाब सबसे बड़ा सूबा, बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत है इनकी, KPK में फुली हुकूमत है, फेडरल यानी इस्लामाबाद में तीनों MNAs इनके हैं। इसी तरीके से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन अभी तक कहीं भी नहीं हुए। गवर्नमेंट के 3 साल गुजर गए हैं, अभी कारकर्दगी उन्होंने पेश भी की आपके सामने। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आर्डर जारी करने के अहकाम जारी किए हैं और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बहुत दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमने बात की और सूबाई हुकूमतें हों या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो भागती रही है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, एक बड़ा इंकशाफ हुआ था कि तहरीक इंसाफ की प्लानिंग ये थी कि इनकी MPs MNAs तो कोशिश करते रही हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कोशिश करती रही है कि बल्दियात ना हों, तो यूँ तहरीक इंसाफ ब्लैकमेल होती रही और ये फ़ैसला किया गया था कि 2022 में इलेक्शन करवाने के बाद यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो 2022 का जो बजट होगा उसमें मैक्सिमम पैसा बल्दियात को दिया जाएगा। और यूँ 1 साल पहले एक यानी बल्दियात को मजबूत करने का जो ख्वाब इनका था वो तो अब कंटोनमेंट के बोर्ड के इलेक्शन देखने के बाद वो भी चकनाचूर हो गया। तो और इसमें जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, उन्होंने स्पेशली शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर दिफा यानी परवेज़ खटक का, क्योंकि वो जानते हैं कि हुकूमत नहीं चाहती थी। परवेज़ खटक ने फ़ैसला किया था कि उनके पास तो ये इख्तियार मौजूद था कि कैंट में कम अज़ कम इंतखाबात करवा दें, तो उन्होंने करवा दिया। उसमें तहरीक इंसाफ को बुरी तरह से शिकस्त हुई है पंजाब में। बाकी तो हम देख रहे हैं पेशावर का भी रिज़ल्ट कोई बेहतर नहीं है, लेकिन पंजाब का मतलब रावलपिंडी और लाहौर में बुरी तरह से तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। और अब कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़े लेवल पर तब्दीली भी होने जा रही हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टीज़ नहीं करवा रही, दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रही। अब तहरीक इंसाफ भी उस सफ़ में शामिल हो गई है जहाँ पर पहले हम बात किया करते थे, पहले तनकीद की जाती थी दूसरी पार्टीज़ पे, तो तहरीक इंसाफ भी उसी सफ़ में शामिल हो गई है। इमरान खान भी ब्लैकमेल होते रहे हैं और वो भी वो चीज़ें नहीं कर सके जो उनके मंशूर में थी, जो शायद हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ वाकई कोई अलग से पार्टी है। नज़रियाती जो कारकुन थे उनके साथ जो हुआ वो अभी आपने देख लिया सलूक, 6 इकाइयों तो उनके पास है, बल्दियाती इलेक्शन वो नहीं हो सके। एनी हो, बात करते हैं जनाब। एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए। असद उमर जो वफाकी वज़ीर है मनसूबबंदी, उन्होंने ऐलान जो किया है, उन्होंने कहा जी शादी में जाने, शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारों, होटल्स, गेस्ट हाउसेज़ में दाखिले, इंडोर आउटडोर डाइनिंग और फ़ज़ाई सफ़र पर उन पर पाबंदी होगी। लेकिन आपको ये ऐलानात की हद तक ही नज़र आती है। कहीं भी आप इस्लामाबाद में चले जाएँ, आप अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप इंडोर आउटडोर डाइनिंग भी खुली है, फिर शॉपिंग मॉल्स में भी आप जा सकते हैं, तालीमी इदारों में भी चलता रहा है। और सबसे बड़ा एक और काम ये हुआ है कि आप किसी भी सेंटर में जाते थे, कुछ लोगों ने जेन्युइनली यानी फेक कैसे अपने आप को रजिस्टर कराया कि मैकेनिज़्म ही नहीं है। आप जाएं काउंटर पे, आपने पर्ची बनवाई, आपने वैक्सीनेशन लगवाई नहीं है,
वो जो काउंटर में उन्होंने दर्ज कर लिया, पहले ही आपका एंट्री कर लिया और आप वहाँ से चुप करके निकल आए, आप ना लाइन में लगे ना आपने वैक्सीन लगवाई, आपकी पहली डोज भी लग गई, आपका कंप्यूटर में इंदराज हो गया और दूसरी डोज में भी लोगों ने लगवा के इस तरीके से आ गए। मैं जेन्युइनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने खुद आके जनाब ये बताया कि ये हमने किया जनाब, काउंटर चेक ही कोई नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको बताया कि स्कैंडल सामने आया कि जितनी अंदराज हो चुका है इतनी तो वैक्सीनेशन नहीं गई, स्टेट ने दी नहीं इतनी वैक्सीनेशन, जितना अंदराज हो चुका है लोगों का। तो उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर चीज़ें हो रही हैं। तो ऐलानात बड़े हो रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। दूसरा जनाब, एक तो ये है कि जो मैंने आपको बताया इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते, फिर सब्सिडी के हवाले से बात कर लेंगे। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है ना अच्छा खासा डंडा भी दिया है मौजूदा हुकूमत को, और उसके बगैर आपने पता कि कई हुकूमतें आती हैं। इससे पहले 2015 में जब उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में केस था और कहा गया था कि हम नवाज शरीफ को बुलाएंगे, तो उसके बाद ही जाके हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ वफाकी वज़रा पर उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया है, और वो कौन कौन से वज़रा हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। आज क्योंकि इजलास हुआ और इजलास में इलेक्शन कमीशन ने और दीगर अरकान में उन्होंने शिरकत भी की, और इजलास के दौरान ऐवान सदर और कायमा कमेटी इजलास में पेश आने वाले वाक़यात और ब्रीफिंग दी कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब वो उसकी कमेटी थी एक सेनेट की, जिसमें वफाकी वज़ीर जनाब रेलवे उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन क्यों ना आग लगा दें, और उन्होंने फिर कहा जी इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। तो इस पे इलेक्शन के जो मेंबर्स थे वो वहाँ से उठ के आ गए थे। तो आज उन्होंने इस हवाले से कहा कि इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है, इस पर इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। और क्योंकि हमने दरअसल देखा कि 10 दिसंबर को वज़ीर रेलवे जो है आज़म स्वाति, उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर जो है वो इलेक्शन कमीशन से पैसे पकड़ने का कहा भी था, और फिर कहा था इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बायस है, आप जहन्नम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। तो उस पर हमने देखा कि आज उन्होंने कहा जी कि चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि सियासत करनी है तो इस्तीफ़ा देकर ओहदा छोड़ें और इलेक्शन लड़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के माउथ पीस ना बन गए हैं, वो नवाज शरीफ से करीबी राब्ते में रहे, ये कहना है फवाद चौधरी का। तो अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो आमने सामने पहुंच गए हैं। साथ ही दूसरी खबर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला ये किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज जो है वो बलूचिस्तान के मामले में आज वो केस मामला था। बलूचिस्तान में 2013 में इलेक्शन हुआ था, बल्दियाती इलेक्शन सबसे पहले 2013 में बलूचिस्तान में हुआ था, लेकिन इख्तियारात नहीं दिए गए थे। अब ज़ाहिर है वहाँ पर 8 साल हो गए, अभी तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुआ। तो आज फिर इलेक्शन कमीशन की जो कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो आर्डर जारी कर रहे हैं ताकि तमाम सूबे जो है वो इलेक्शन करवाएं, और इस तरीके से जो है वो होता है, अदरवाइज़ तो कुछ होना ही नहीं था। फिर इसके साथ अगले चलते हैं जी। खबर हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें थी उसमें 10% का इजाफे की बात चल रही थी, उस को जो है ना वो कहा गया है कि एक तरफ कुछ कह रहे हैं कि रिजेक्ट भी किया, कुछ कह रहे हैं कि नहीं रिजेक्ट हुआ, मतलब उन्होंने कहा जी जो है ना वो कर देंगे। तो ये अजीब तरह की बात सामने आई है, लेकिन हुकूमत का कहा जा रहा है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफा हुआ है, और ओवरऑल ये बताया गया था कि काफ़ी चीज़ें हैं। वफाकी काबीना को 20 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के चेयरमैन और अरकान के मुआवज़ों पर रिपोर्ट पेश की गई, और उसमें कहा गया कि बहुत से लोग हैं जिनको बहुत से इदारे हैं जहाँ पर ये हो रहा है, तो इसलिए चीज़ें हैं वो आपसे अलग से रखेंगे। लेकिन ये अब FBR डाटा पर जो है ना वो भी कहा गया कि उसमें साइबर हमले का के तनाज़र में ऑपरेशनल एमरजेंसी नाफज करने की मंजूरी दे दी, जबकि काबीना पैनल सरचार्ज के ख़ात्मे और नादरा मेंबर्स की तैनाती और इस तरह की बहुत सी चीज़ें भी सामने आई हैं। आज अब देखना ये होगा, इसमें भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत का जो आटा और घी, चीनी और दालों पर सब्सिडी, कैश सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है। इस पर बहुत से लोग पहले तो बड़े खुश हुए, फिर उनको मायूसी हुई। यानी हुकूमत जो है वो इस कदर बुखलाहट का शिकार है कि कोई भी चीज़ होती है जब वो उसकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है वो आ जाती है, उसके बाद हुकूमत के वज़रा जाते हैं और फ़ौरन जाके कहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं PID में, और वो कह देते हैं कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो जिन लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर किया गया था जब कोरोना था, 12-12 हज़ार दिए थे, उन्हीं लोगों को आटा, घी, चीनी और दालों पर कैश दे देंगे और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। यानी यूँ हुकूमत ने
ये तस्लीम कर लिया है कि वो माफियाज़ के आगे जो है वो झुक चुके हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं हुकूमत की, ये वो बहुत ही बुनियादी उसमें आता है। यानी दो चीज़ें बड़ी बुनियादी थी जो शायद बाकी पार्टीज़ पर ये था, और इमरान खान शायद ये कैश करते रहे। एक तो वो बार बार आपको पता है बिल भी फाड़ देते थे खुद कि बिल ज़्यादा आता है तो हुकूमत चोर होती है, वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, और फिर वो कहते हैं आटा चीनी बढ़ जाती है तो हुकूमत चोर होती है। पेट्रोल के बारे में उन्होंने बात की। फिर वो बल्दियाती इलेक्शन पे बारे कहते थे कि जनाब हुकूमत तो चाहती नहीं है, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि जनाब वो ग्रास रूट लेवल पर करे। तो ये दोनों मामलात पे हमने देखा कि ठीक है, बड़े बड़े अच्छे फैसले भी हो रहे हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है, अच्छे काम भी हो रहे हैं और बुरे ज़्यादा हो रहे हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म के बारे में तो ये ठीक है, सब ये कहते हैं कि जनाब वो करप्ट नहीं है, वो अच्छे इंसान है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है बहुत से मामलात में। लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या हो रहा है वो तो रियलिटी है। असल तो 22 करोड़ आवाम का मुल्क है ना, जिसको इस वक्त महंगाई का सामना है, जिसके पास इख्तियारात किसी के पास नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनको लूट रही है बैठी हुई, पॉलिटिशियन जो है वो उनको जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ग्रास रूट लेवल पे जो सबसे बुनियादी मामला है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट जो है ना उसको करने के लिए तैयार नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, और जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए तैयार नहीं है। रेट लिस्ट रोज़ाना निकलती है। आप अगर डीसी इस्लामाबाद और डीसी रावलपिंडी के पेज पे चले जाएँ ना, फेसबुक पे भी जाएंगे, तो वो बड़ी डेली वो एक रेट लिस्ट निकाली जाती है। रेट लिस्ट के मध्य में करप्शन डेली होती है। वो रेट लिस्ट एक होती है 10-10 रुपए की, वो सेल भी करते और छुपा के रखी जाती है रेडी वाले के पास। आप जाएंगे या किसी शॉप को, जब वो कोई मजिस्ट्रेट आएगा तो वो सामने लेके लगा देगा, अदरवाइज छुपा के रखता है। और अगर कोई बाशऊर शहरी चला जाए, वो कहे कि सर रेट लिस्ट कहाँ है, तो वो कहेगा बस यहाँ लगी हुई थी, यहाँ देखें कहाँ लगी हुई है। अगर आप पकड़ ही लेते हैं रेट लिस्ट तो कहते हैं कि ये जनाब इतने की है, तो वो कहेगा नहीं ये असल में हमारी तो पहुँच ही नहीं है इतने की। तो एक तो ये है कि ये चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं कि जो स्टेट जो है ना वो सिर्फ जान छुड़ाने के लिए करती है। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत दो चीज़ मामलात में बुरी तरह से फंस चुकी है, और उसमें जो आए रोज़ फैसले होते हैं वो इंतहाई गंभीर हैं। ना वफाकी वज़रा चाहते हैं, ना MPs MNA चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जल्द हों और उनको ग्रास रूट लेवल पर इख्तियार शिफ्ट हो। महंगाई का रोना आवाम रो रही है, लेकिन हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है कि उनको किस तरीके से करें। शुरू में बड़े प्लान थे, लेकिन अब 3 साल के बाद प्लान क्या है कि हम उन्हीं लोगों को दे देंगे जो है। तो यूँ बहुत से लोग जो है ना वो इसमें समझते हैं कि बाकी लोगों को क्या कसूर है। गुरबत की लकीर से कम ज़िंदगी बसर करने का डाटा ही नहीं है अभी तक हमारे पास, और लोग कहाँ पहुँच गए हैं, जराइम कहाँ पहुँच गए हैं। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अंदरूनी तौर पर भी अब वज़ीर-ए-आज़म को देखना चाहिए। बैरूनी तौर पर तो बहुत कुछ कर लिया है, तो अंदरूनी तौर पर भी एक वज़ीर-ए-आज़म, 2 वज़ीर-ए-आज़म होने चाहिए, फिर एक अच्छा वज़ीर-ए-आज़म और एक अंदरूनी तौर पर बुरा वज़ीर-ए-आज़म ही समझें। तो वो कम अज़ कम ग्रास रूट लेवल पर देख लिया करे कि बल्दियात करवा दिया करे, महंगाई के पे कंट्रोल कर लिया करे, तो ये फिर मामला वो चलेगा। अदरवाइज़ ये फिर मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। और अभी जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं उसी से अगर मौजूदा हुकूमत को सबक सीखना हो तो सीखा जा सकता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम मामलात को उखाड़ पकाड़ जाएगा, चीफ जो है ऑर्गेनाइज़र PTI का उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और पता नहीं क्या कर लिया जाएगा। ये चीज़ें तो हमें नज़र आती हैं। अभी तक ले इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।